जी, पहले पंचकर्म का जो विषय लिया था, उसका अगला भाग है स्वेदन और स्नेहन। तो स्नेहन और स्वेदन में आप समझते ही हैं जैसे कि अ, कोई भी पदार्थ है और जैसे कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि हम साइकिल चलाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसको ऑयलिंग उसकी कितनी ज़रूरत होती है। तो उस ऑयलिंग से हम उसको सुगम बना सकते हैं और अपने लिए उपयोगी बनाकर अ, उसको काम में ले सकते हैं यदि हमने अच्छे से उसका स्नेहन किया है तो। अ, उसमें कुछ ऐसे द्रव्यों का प्रयोग किया है कि जिससे पर्याप्त मात्रा में घर्षण खत्म हो और वो हमारे लिए अ, एक अच्छा काम करता है, ये हमने दैनिक जीवन में दिखाई पड़ता है। और आप देखते होंगे कि जैसे लकड़ी है, सूखी लकड़ी में यदि हम कुछ चिकनी चीज़ों का प्रयोग करते रहते हैं, तो उसमें भी धीरे-धीरे थोड़ी-सी एक मुलायमियत आती है। उसी प्रकार से पैरालिसिस कोई पेशेंट है, तो उसमें भी यदि हम मालिश आदि करते हैं, तो उसमें भी परिवर्तन की संभावना रहती है। वो भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमें स्नेहन का प्रयोग करना चाहिए और ये पंचकर्म का भाग है, इसलिए हम स्वाध्याय सत्र में इसका थोड़ा अध्ययन करते हैं। और जैसे आपके सामने ये पीडीएफ है, मैं पीडीएफ ये आपको साझा कर दूँगा। जी। तो आगे हम इसमें देखा हमने अभी कि स्नेहन और स्वेदन बहुत आवश्यक कार्य हैं पंचकर्म के और इसके लिए हम कुछ विभिन्न पहलुओं को कुछ क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे कि स्नेहन और स्वेदन के द्रव्य कौन-कौन से होते हैं, उनके कर्म क्या हैं, उनके कर्म क्या हैं, स्नेहन और स्वेदन कर्म के योग्य और अयोग्य हेलो, परिस्थितियाँ क्या-क्या हैं? हाँ जी। लोकेश जी, इसका हाँ थोड़ा जी। टाइमिंग को थोड़ा कम कर दिया जाए क्योंकि जाड़ा में थोड़ा-सा दिक हाँ, और स्नेहन और स्वेदन की को हमें समझना है और उसको कैसे वर्गीकृत किया जाता है, इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं को हम इस पाठ में समझेंगे। अ, और स्नेहन की परिभाषा क्या है? इसे हमने जैसे समझा था अभी उदाहरण के माध्यम से, तो उसी उदाहरण के आधार पे हम देख पाते हैं कि स्नेहन जो है वो स्निग्धता, तरलता, कोमलता, चिकनापन पैदा करता है। तो किसी भी चीज़ को एकदम अ, फ्लेक्सिबल बनाने का काम स्नेहन के ज़रिए किया जाता है। रोगों में कैसे कर सकते हैं इसका आप अनुमान लगा सकते हैं, आगे और भी चर्चा करेंगे। स्नेहन द्रव्य हमें जानने होंगे, किन द्रव्यों के माध्यम से हमें इनका उपयोग करना है और स्नेहन करने से क्या लाभ होता है, ये मुख्य रूप से जान लेना आवश्यक है। स्नेहन के अंदर जैसे कि हम देखते हैं कि गुरु, शीत, सर, स्निग्ध, मंद और सूक्ष्म गुण हैं और ये लघु, स्थिर, रुक्ष, तीक्ष्ण और स्थूल और शांत गुण वाले होते हैं। तो ये इनको अ, इनके विपरीत गुण होने की वजह से ये हमारे शरीर में जैसे कि रुक्षता है, वायु बढ़ी हुई है, वायु के लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं, स्नेहन जो कार्य हैं। और स्नेहन द्रव्यों के जो मूल स्रोत हैं वो घी, वसा अ, तेल और मज्जा। तो मुख्य रूप से घी और तेल का इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इन प्रकार से जो कुछ जो बात की इसमें चीज़ें बताई हैं जैसे बरहा की वसा या बैलों की मज्जा, तो इनका प्रयोग बहुत कम होता है। घी का तेल और इन सब मतलब गाय का घी और तिल का तेल, घी तेल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और वसा में जो इन्होंने वर्णन किया है वो वैदिकीय परामर्श का एक विषय है। उनके सानिध्य में ये जो चीज़ वर्णित की गई है, उनके सानिध्य में ही की जानी चाहिए।
स्नेहन द्रव्यों का वर्गीकरण। तो स्नेह द्रव्य कौन-कौन से हैं? वो कैसे तैयार किए जाने चाहिए? कब उनको औषधि देने के मार्ग क्या हैं? किन दवाओं और आहार के साथ संयोजन होना चाहिए? तो वह सब एक इसमें वर्गीकरण किया गया है कि स्नेहन द्रव्य क्या-क्या हैं और कैसे हम उसका उपयोग करेंगे। तो संक्षिप्त में हम उसे समझ लेते हैं कि स्नेहन द्रव्य जैसे कि स्रोत क्या हैं उनके? उनका स्रोत है वनस्पति से प्राप्त और पशुओं से प्राप्त। स्नेहन द्रव्यों का क्या कार्य है? शोधन करना, शमन करना, व्रण करना यानी कि शरीर में पौष्टिकता, ताकत पैदा करना। इनकी मात्रा कैसे रहती है? कैसे इनको प्रयोग किया जाता है? तो वो उसमें बताया गया है आयुर्वेद की भाषा में। मैं आपको सामान्य भाषा में बता देता हूँ। परीक्षण हेतु न्यूनतम मात्रा, मध्यम मात्रा और अधिकतम मात्रा में इनका प्रयोग किया जाता है। तैयार करने की विधि मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक। ये किस प्रकार स्नेह द्रव्य तैयार किए जाते हैं? औषध देने का मार्ग इनका बाहरी और अभ्यंतर रहता है और जैसे कि हम यस पीते हैं स्नेह पदार्थों को, हम मालिश भी करते हैं, इस प्रकार हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जो और अन्य दवाओं या आहार के साथ इनका संयोजन है, शुद्ध स्नेह के रूप में और अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके। अन्य स्नेह द्रव्यों के साथ संयोजन तो किस प्रकार से होता है? यमक, त्रिवत और माह स्नेह। 2 प्रकार के स्नेहों का संयोजन किया जाता है। त्रिवत में 3 प्रकार के स्नेहों का और महास्नेह में 4 प्रकार के स्नेहों का। और इसको थोड़ा विस्तृत हम समझते हैं कि स्नेह कर्म की योग्य स्थिति क्या-क्या रहती है। तो स्नेह कर्म अ, कब करना चाहिए और जैसे कि के प्रयोग के लिए उसके योग्य जो अवस्थाएँ हैं उसको हमें जानना ज़रूरी है। अब जैसे शोधनार, जो व्यक्ति पंचकर्म प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त हो, उनको अ, करना है जैसे उनको महसूस हो कि हमें पंचकर्म कराना चाहिए। अ, उनको कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हों शरीर में, तो दर्द हो रहा हो, वायु बढ़ गई हो, एसिड बढ़ता हो या विभिन्न समस्याएँ हों, शोधन आदि की आवश्यकता हो, तो और लेकिन उसमें देखना है कि मुख्य रूप से उनके शरीर में चिकनाहट की कमी हो, तो उन्हें स्नेहन कर्म का प्रयोग कराया जाता है। इसका ध्यान रखना होता है पंचकर्म वाले व्यक्तियों में स्नेहन करने के लिए। तो पहले देखना है कि रुक्षता है उनके शरीर में, वात रोग बढ़ी हुई है और अ, जो व्यक्ति जैसे व्यायाम करते हैं, चिंतक हैं, अन्य पंचकर्म प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक तैयारी और प्रक्रियाओं के लिए भी स्नेह कर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्धांगघात, अंगों का घात, आर्दित आदि वात रोगों के लिए भी स्नेह कर्म का प्रयोग किया जाता है। शुक्र से संबंधित समस्या हों, अ, मोतियाबिंद से संबंधित पेट की गाँठ, पेप्टिक विकार मतलब शूल वगैरह होते हैं अ, और स्त्रियों से संबंधित अ, जो समस्याएँ हैं और दुर्बलता है, बालकों की दुर्बलता है, मस्तिष्क वेदनाएँ, अनिद्रा और जैसे कि उन्माद वगैरह होता है और बहुत सारी ऐसी समस्या होती हैं, उनमें जो नशा की समस्या है और कब्ज़ादी की समस्या में स्नेह पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। और हम इसमें अ, अभी एक चार्ट है, तो चार्ट के आधार पे और आप समझ सकते हैं कि कैसे-कैसे रोगों में, नेत्र रोगों में जैसे निकट दृष्टि दोष है, नेत्र खोलने में कष्ट हो, ऐसे व्यक्तियों में भी स्नेह का प्रयोग किया जाता है। मदिरा आदि से का सेवन ज़्यादा किया हो, मैथुन और शारीरिक व्यायाम की यदि अधिकता हो गई हो, तो उस अवस्था में भी और विभिन्न ऐसी अवस्थाएँ जिनका हमने अभी वर्णन किया, तनाव, चिंता
युक्त रहते हैं, मानसिक तनाव रहता है, तो उनमें स्नेह कर्म का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्नेह कर्म के अयोग की स्थिति क्या है? किनको नहीं करना चाहिए? जैसे कि जिनकी कफ वृद्धि है, मेरु धातु की ज़्यादा वृद्धि है, उनको नहीं करना चाहिए। अपच और विषाक्त चयापचय की अवस्था है, आम दोष उनको बढ़ रहा है, तो उस समय वैद्य की परामर्श लेना चाहिए। पाचन शक्ति कम है उनकी, अ, उल्टी की संभावनाएँ हैं, जलोदर, यकृत प्लीहा उदर, लिवर सोरायसिस आदि में, अतिसार में और हल्के रासायनिक ज़हर जैसे कि अ, कुछ ऐसा हानिकारक पदार्थ लिया गया है, तो उसमें होम्योपैथी की परामर्श लेना चाहिए। नव ज्वर, बुखार की प्रारंभिक अवस्था आदि में हमें स्नेह कर्म नहीं करने चाहिए और जैसे गर्भिणी जिनको सामान्य प्रसव ना हुआ हो, उनको भी नहीं करना है। ये सब ध्यान रखना है। गला रोग है, बेहोशी है, उल्टी है आदि ऐसे रोगों में भी स्नेह कर्म का प्रयोग नहीं करना है। स्नेह कर्म का अभ्यंतर प्रयोग, जैसे पूर्व प्रक्रिया हमें देखेंगे पहले स्नेह कर्म करने से पहले क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए वो हमें थोड़ा-सा अध्ययन करते हैं। स्नेहपान कराने के लिए रोगी की परीक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें उनको जानकारी देनी चाहिए कि क्या पालन करें और क्या नहीं। इस पर इस प्रक्रिया के बारे में सभी संदेह स्पष्ट करने चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए व्यक्ति की इच्छा होना आवश्यक है और स्नेहपान शुरू करने से पहले व्यक्ति की पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए दवा हल्की मात्रा में दी जानी चाहिए। इसके बाद में स्नेहपान के बाद में कोष्ठ की जाँच करनी चाहिए। पूर्व प्रक्रिया पहले हमें ये क्या-क्या जाँच करनी चाहिए इस पे ध्यान देना है। कोष्ठ परीक्षा जैसे गुड़, गन्ने का रस, दूध, मठा, खीर, घी, अंगूर का रस, गर्म पानी इत्यादि का सेवन उन लोगों के लिए रेचक का कार्य करता है। जिनका कोष्ठ मृदु होता है, यह क्रूर कोष्ठ वालों में एक रेचक प्रभाव पैदा नहीं करते, यानी कि जिनको देर में पेट साफ होता है तो उनके लिए नहीं है ये। सामान्य रूप से जिनका पेट साफ नहीं हो रहा कुछ समय से तो उनको ये निदान दे सकते हैं, लेकिन जिनका नियमित नहीं होता, तो उनके लिए ये जो पदार्थ बताए गए हैं वो नहीं होते हैं इतना ज़्यादा लाभकारी। तो जब क्रूर कोष्ठ वालों में रेचक पदार्थ पैदा नहीं होता है और मध्यम कोष्ठ में इनसे हल्के रेचक के प्रभाव देखे जाते हैं और स्नेहन अभ्यंतर के रूप में लेने के बाद स्नेहन के सम्यक लक्षण क्रूर कोष्ठ व्यक्तियों में 7 दिन के भीतर, मृदु कोष्ठ में 3 दिन में और मध्यम कोष्ठ में 5 दिन की अवधि के भीतर देखे जा सकते हैं। तो स्नेहन द्रव्य हम लेते हैं तो उनमें क्रूर कोष्ठ जो अ, पेट साफ होने में थोड़ी दिक्कत होती है ऐसे व्यक्तियों को 7-8 दिन लगता है। ऐसी औषधियाँ देने पर धीरे-धीरे हम देते हैं तो 7-8 दिन बाद उनको थोड़ा-सा अ, उनके उनका पेट साफ होना प्रकट होने लगता है। स्नेहपान 7 से दिन से अधिक नहीं करना चाहिए। ऐसा किया जाता है तो इस शरीर की आदत बन जाता है और दोष निष्कासन की प्रक्रिया में उपयोगी नहीं रहता है। ये ध्यान रखना चाहिए। स्नेहपान निम्न परिस्थितियों में नहीं देना चाहिए। जब प्यास लग रही हो, गर्भणी की अवस्था हो, भोजन करने की इच्छा ना हो और जिस व्यक्ति को बस्ती दी जाती हो और जिन व्यक्ति को नशा मार्ग से औषधि दी जा रही हो, उनको स्नेहन कर्म नहीं करना चाहिए। स्नेहनपान जैसे पिछले दिन सेवन किए गए आहार के पच जाने के बाद रोगी को आध्यात्मिक संस्कार और सूर्योदय के तुरंत 15 से 30 मिनट में औषधीय स्नेहन पीने की सलाह दी जाती है। इसके बाद पाचन के लिए गर्म पानी दिया जाना चाहिए और फिर मुख गुहा को साफ करके कुल्ला गरारा करने के पश्चात रोगी को कुछ मिनटों तक चलने की सलाह दी जाती है और इसमें हम अ
और औसत रोगी की स्थिति अनुसार दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए त्वचा रोग में महातिक्त घृत और पंचतिक्त गुगुलु घृतम दिया जाता है। श्वास रोग में वासाघृत और तृष्णाति घृतम दिया जाता है। उन्माद में ब्रह्मी, अपस्मार में कल्याणघृत, पंचगव्य घृत और पक्षाघात में तिल और शीरबला तिल आदि दिया जाता है। स्नेह औषधि की मात्रा, तो इसमें जो मात्रा 6 घंटे के भीतर पच जाए उसको हस्म माना जाता है, जो कि मृदुकुष्ठ व्यक्तियों के लिए और जहाँ भी दोष कम मात्रा में विकृत हो वहाँ दिया जाता है। मात्र मध्यम मात्रा 12 घंटों के भीतर पच जाती है और इसका निर्देश मध्यम बल और मध्यम कोष्ठ वाले व्यक्तियों में किया जाता है। और उत्तम मात्रा का पाचन 24 घंटे के भीतर होता है और यह क्रूर कोष्ठ वाले बलशाली पुरुषों में दिया जाता है। और जिनका कोष्ठ थोड़ा साफ होने में दिक्कत होती है उनके लिए इस तरह औषधियों की अ, का वर्गीकरण किया जाता है। कोष्ठ के प्रकार को जाने बिना स्नेहन का अभ्यंतर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे पहला दिन तो हमें हसु में क्या देना है, 60 मिलीलीटर स्नेह पदार्थ देना है। अलग अलग दिन अलग अलग कोष्ठ के हिसाब से उन्होंने बताया गया है। इसमें आपको शो हो रहा होगा। अनुपान क्या है कि घृत लेने के बाद गर्म पानी पिया जा सकता है और वो गर्म होना चाहिए अच्छी मात्रा में। तो आप कैसे कटोरी में करके उसे पिएँ या किस प्रकार पिएँ, ये ध्यान रखना है। अ, घृत लेने के बाद और इसमें यूज़ तेल के लिए भी वसा एवं मज्जा के लिए अनुपान के रूप में मंड लिया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर सभी प्रकार के स्नेह द्रव्यों के लिए गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है। स्नेहपान के पश्चात कर्म, स्नेहपान के पश्चात स्नेह के सम्यक और असम्यक लक्षणों को देखना चाहिए। स्नेहन के कर्म के लक्षण, सम्यक स्नेह अच्छी प्रकार से हुआ है तो अग्नि दीप्त होगी, स्नेह के लिए उद्वेग होगा, लघुता आएगी, तो त्वचा की स्निग्धता महसूस होगी, वात का शमन महसूस होगा और स्नेह दर्शन स्नेह युक्त मल प्रवृत्ति हमारी रहेगी। और असम्यक और अति स्नेह में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की अवस्था हुई तो कुछ उसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जी, अब हम इस विषय को यदि संभव हुआ तो कल और ले लेंगे थोड़ी देर के लिए और आज इस विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसे हेलो। कि हाँ जी, हाँ जी। जी, पूछना ये है कि जो पंचकर्म जो विधि है उसके विषय में जो बताया है, हाँ, तो ये पंचकर्म मतलब कहाँ अभी भारत में जो है सबसे सही ढंग से जो पंचकर्म की विधि से हो रही है इलाज, कहाँ हो रही है? ये संस्थानों के ऊपर निर्भर करता है। वैसे केरल में जो बोला जाता है कि केरल वाले इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, केरलीय पंचकर्म। लेकिन जो वैद्य आयुर्वेद के प्रति ध्यान देते हैं और हुँ, उसके प्रति समर्पित हैं, तो वो हुँ, भी कर रहे हैं। जैसे हमारे संपर्क में एक वैद्य हैं ऋषिकेश शिंदे जी, वो भी हुँ। इसको अच्छे तरीके से करते हैं। पुनीत जी हैं, वो भी इसको अच्छे से तो ये कहाँ कर रहे हैं। कहाँ मतलब संस्था के द्वारा कहाँ-कहाँ से चल रहा है? मतलब कोई करवाना चाहे तो कैसे जैसे प्रोसेस? देखिए, जैसे कोई करवाना चाहते हैं तो अभी एक भोपाल में ऋषिकेश शिंदे जी ने कैंप लगाया था हुँ, पंचकर्म का। अच्छा। उन्होंने पंचगव्य से पंचकर्म किया था। हुँ, पंचगव्य की जो औषधियाँ हैं उसके माध्यम से पंचकर्म करवाया था। तो अच्छा उनका है, वो महाराष्ट्र में अगन्या करके उनका संस्थान है, तो हुँ। वहाँ पे वो करते हैं पंचकर्म पे नहीं तो उनका ध्यान है। इधर बिहार साइड में? बिहार साइड में मैं आपको बता दूँगा, बिहार में कौन-सा सेंटर है पंचकर्म के लिए और गुजरात में जामनगर यूनिवर्सिटी है, जो हुँ, अच्छी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी होगी
बिहार में हुँ। भी कोई वहाँ पे भी होता होगा ज़रूर। तो मैं आपको बता दूँगा चंदन जी, क्योंकि वहाँ हमने पे पटना में जो सरकारी हॉस्पिटल है, पटना हुँ, जंक्शन के पास ही, हुँ, हुँ, तो आयुर्वेद के हॉस्पिटल में मैंने पंचकर्म पं हुँ, का एक रूम देखा था, मतलब वहाँ हुँ, हुँ, उसका चिकित्सा का। हुँ, 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 हुँ। जी, जी, तो जी, जी, वो अनुभव होता है रूम लेकिन वो वहाँ कितना उस पे फ़ोकस कर रहे हैं ये वो अलग मैटर है, मतलब बड़ी है, बात है। नाम के लिए हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। यही हम कहना चाहते थे और करें बिहार वाले ग्रुप में संभव हो तो मेरा डालिएगा। जी, जी।